नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल को दिल से चाहने वाले सभी विद्यार्थियों का दिल से स्वागत है। देखना, ये जो हमारी क्लास है, क्लास 8 है। जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं, जो भी हम अभी सॉल्यूशन आपको कराएंगे, हर सॉल्यूशन का अपना पीडीएफ आपको मिलेगा। वो पीडीएफ मिलेगी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो ये रही टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन जरूर करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर शुरू होता है हमारा 176 नंबर से, है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में है। जो आपको पसंद आए आप उस लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। देखना, पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भूमिगत केबल के लिए चालक का आकार अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है ना। अंडरग्राउंड केबल के लिए कंडक्टर का, देखना, हमेशा डाउट को क्लियर करने की कोशिश करना। जब बात करें चालक की, किसकी बात करें? जब बात करें चालक के आकार की, तो एक बात ध्यान रखना, चालक का जो आकार है ये करंट पर निर्भर करता है ना। लेकिन जब बात करता केबल के आकार की, किसका? केबल के आकार की, तो ये डिपेंड करता है कि प्रयुक्त इंसुलेशन, किस पर? प्रयुक्त इंसुलेशन पर, प्रयुक्त इंसुलेशन, है ना। तो ऑप्शन में दोनों है, देखना, इंसुलेशन वाला भी है और आपका करंट वाला भी है। तो आंसर हमारा क्या होगा? केबल की धारावाही की क्षमता पर यह डिपेंड करता है चालक का आकार। हमेशा जो केबल हो या तार हो, जैसे जैसे एक बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे केबल का आकार बढ़ता है, केबल का आकार बढ़ता है ना, वैसे वैसे धारा क्या होती है? कम होती जाती है ना। जैसे जैसे केबल का आकार बढ़ता है, यानी कि केबल की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे धारा वहन क्षमता जो है वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे भाई, जितने भी ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में बड़ा दिक्कत रहता है ना, बड़ा उलझनों में फंसे रहते हैं कि यार कैसे हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा, है ना, वो बड़ा दिक्कत में रहते हैं, बड़ा चिंता में रहते हैं। तो दिक्कत नहीं लेना है, बस इस चैनल में जुड़ जाओ आप, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लोड कैलकुलेशन इन इंडस्ट्रियल वायरिंग सिस्टम, यानी कि जो औद्योगिक वायरिंग सिस्टम है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो लोड का जो परिकलन किया जाता है ना, इसका मुख्य टारगेट क्या होता है? लोड का परिकलन करने का जो मेन टारगेट हमारा ये होता है कि जो कंडक्टर है, जो क्या है? जो कंडक्टर है यानी कि चालक है, और जो सुरक्षात्मक उपकरण, कौन कौन से सुरक्षात्मक उपकरण हो सकते हैं? जैसे एमसीबी, औद्योगिक वायरिंग है तो एमसीसीबी, ईएलसीबी, या फिर आरसीसीबी या आरसीसीबी, ये सब क्या है? ये सब के सब हैं आपके सुरक्षात्मक उपकरण, है ना। क्या है ये? सुरक्षात्मक उपकरण जो सर्किट को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इन सभी का सुरक्षा करना है और उचित आकार सुनिश्चित करना है ना। मतलब कि एक कंडक्टर को भी हमें सुरक्षा करना है और जितने सुरक्षात्मक उपकरण हैं उनका भी सुरक्षा करना है, साथ में इनके उचित आकार को भी हमें ध्यान में रखना है। लोड के परिकलन से, है ना, यानी कि लोड के कैलकुलेशन से सब कुछ हम क्लियर कर सकते हैं, है ना। पता चला कि सर्किट है हमारी, उसमें मैक्सिमम फुल लोड के टाइम पर 10 एम्पियर का करंट चलेगा। अब हमने एमसीबी ही ऐसा लगा रखा है जो कि 10 एम्पियर से कम रेटिंग वाला ही है, तो क्या वो झेल सकता है हैवी करंट को? नहीं झेल सकता। तो लोड के परिकलन को, है ना, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के टाइम, घर बनाने से पहले ही अपना पूरा ड्राइंग तैयार कर लेते हैं, वैसे ही लोड का परिकलन करना मतलब कि सर्किट के लिए ड्राइंग तैयार करना। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो दोस्तों, दिल से दिल तक की क्लास में दिल के साथ देखिएगा और दिल का इमोजी जरूर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अच्छा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, 1 नंबर दे सकता है आपको, है ना।
प्रदीप्ति यानी कि एल्यूमिनेशन की मीट्रिक इकाई क्या है, बताना। इसकी मीट्रिक इकाई क्या होती है? ल्यूमेन प्रति वाट, कैंडला, ल्यूमेन या लक्स। जब भी बात करें ना मीट्रिक की तो लक्स होता है। क्या होता है? लक्स इज करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1 लक्स बराबर कितना होता है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1 लक्स बराबर कितना होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर। कितना होता है 1 लक्स बराबर? 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर। यहां से भी 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 लक्स बराबर कितना होता है? तो 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर होता है ना। नोटबुक में छापते रहना, नोटबुक में लिखते रहना दोस्तों। बाकी पीडीएफ तो हमारा टेलीग्राम जिंदा है, जिंदाबाद है। टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ल्यूमेन प्रति वाट किसकी यूनिट है? ये है आपका ज्योति प्रभावकारिता की, ज्योति प्रभावकारिता की ये इकाई होती है। कैंडला किसकी है? तो कैंडला है ज्योति तीव्रता की, है ना, ज्योति तीव्रता की। ल्यूमेन किसका है? ल्यूमेन है आपके फ्लक्स का। किसका है? फ्लक्स का। तो सब कुछ हो गया। आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा कि ल्यूमेन इज करेक्ट आंसर। कि प्रदीप्ति की मीट्रिक इकाई क्या होती है? लक्स होता है ना। मीट्रिक इकाई क्या होती है? लक्स। मतलब कि सिंपल सी बात है यार कि कितने लक्स का प्रकाश जो है वो जनरेट होगा, कहने का मेरा मतलब ये है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 179 नंबर का सवाल। किसी संस्थापन के लिए भूमिगत केबल का प्रकार चयन करते समय किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? यानी कि जो भूमिगत केबल से सवाल पूछा जाता है ना, अभी अभी जो आपका 30 जून को शायद तक एनसीएल टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम पेपर को देख करके ना मैं बिल्कुल अलग ही दुनिया में चला गया था, अलग ही महसूस कर रहा था, है ना। मतलब कि भाई साहब वो जिस टॉपिक से सवाल उठा रहे थे, उस टॉपिक से, उस यूनिट से वो लगातार 5 से 6 सवाल, अगर वो ट्रांसफार्मर से सवाल पूछना चालू किए तो लगातार 4 से 5 सवाल ट्रांसफार्मर के। 3 फेज इंडक्शन मोटर का सवाल लिए तो लगातार 5 से 6 सवाल इंडक्शन मोटर का, है ना। तो भाई साहब ऐसे में तो बड़ा आसान हो जाता है पेपर, है ना। तो अगर ऐसा आ जाए अपने मध्य प्रदेश विद्युत विभाग वाली लाइन परिचालक के एग्जाम में, तब तो बच्चे बिल्कुल एग्जाम को फोड़ देंगे। किसी संस्थापन के लिए भूमिगत केबल का प्रकार चयन करते समय किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? केबल का रंग, केबल का निर्माता, यानी कि किसने मैन्युफैक्चर किया है। यार इससे हमें क्या मतलब है किसने मैन्युफैक्चर किया है? केबल के रंग से है, मतलब कि ये कोई सटीक ये आंसर नहीं है ना। परिवेश तापमान या केबल का भार, केबल का वजन से हमें क्या लेना देना है? परिवेश का भार इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? चलो मैं इसको ना एक को ही सही करता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। परिवेश का मतलब क्या है? स्थान। परिवेश का मतलब क्या है? स्थान। मतलब कि अगर आप किसी अंडरग्राउंड केबल को गड्ढा खोद करके उसको नीचे सतह पर लगा रहे हैं ना, तो अगर वो मिट्टी, प्योर मिट्टी वाली ज़मीन है तो उस मिट्टी का जो तापमान है वो थोड़ा कम होगा। अगर वो ज़मीन पथरीली वाली है तो पथरीली ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। तो जब हम केबल का चयन करें तो हमें उस केबल का चयन करना चाहिए जो उस टेम्परेचर को सहन कर सके। समझ रहे बात को, है ना। ऐसा केबल हमें सिलेक्ट करना होता है। इनपुट वाट को ल्यूमेन में बदलने की क्षमता बताइए। इनपुट वाट को ल्यूमेन में बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इनपुट वाट में ल्यूमेन को बदलने की क्षमता को ज्योति दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस एफिशिएंसी। अगर मान लो कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ दे कि ज्योति दक्षता बराबर क्या होता है ना, ल्यूमेन एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, तो लिखना ज्योति फ्लक्स बटा वाट या फिर शक्ति, है ना,
या शक्ति। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, ये आप लोग का फॉर्मूला है ना। ज्योति फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स भी लिख दो, या फिर आप लोग ल्यूमिनस फ्लक्स भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूमिनस फ्लक्स, तो ल्यूमिनस फ्लक्स बटा वाट ज्योति दक्षता की क्षमता होती है। ज्योति तीव्रता इसकी जो यूनिट है वो होती है कैंडला, अभी अभी मैंने बताया है आपको कैंडला। सकल ल्यूमेन, सकल ग्रॉस ल्यूमेन मतलब कि टोटल प्रकाश है ना। कोई बल्ब है मान लो छत पे लगी हुई है और उसकी जो टोटल प्रकाश है वो क्या कहलाएगी, सकल ल्यूमेन है ना। कुल प्रकाश, कुल प्रकाश की मात्रा, कुल प्रकाश की मात्रा क्या कहलाती है, सकल ल्यूमेन। कुल वाट यानी कि टोटल वाट, ठीक है, आंसर होगा ज्योति तीव्रता। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है ना, और फीडबैक जरूर देना, फीडबैक जरूर देना कि क्लास कैसा लग रहा है और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा। चलो भाई, ट्रांसफार्मर का सवाल आ गया कि ट्रांसफार्मर कोर में हिस्टैरिसीस हानि को न्यूनतम करने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। एक बात बताऊं आपको कि जब भी बात करें कोर की, जब भी बात करें कोर की, चाहे कोर मोटर का हो, चाहे कोर मोटर का हो या फिर ट्रांसफार्मर का कोर हो, है ना, दोनों के लिए एक ही कोर होता है और उसका नाम है सिलिकॉन इस्पात। क्या नाम है, सिलिकॉन इस्पात, है ना। और ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाती है, एमपी के एक कंपनी है ना भोपाल में, अरे अभी नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, एक मिनट, एमपी के भोपाल में कंपनी है, अभी याद ही नहीं आ रहा है, उसमें भेल BHEL है ना, BHEL, ये क्या करती है, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सब मैन्युफैक्चर करता है और बहुत बड़े बड़े हैवी साइज के बनाता है ना। वहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी भी आती है, काफ़ी दिनों से नहीं आई हुई है। तो एमपी के भेल में ये ट्रांसफार्मर बनती है देखो, और यूपी में कहाँ बनती है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो बताना कमेंट में। अब आते हैं टॉपिक पर, जो सिलिकॉन स्टील है ना, सिलिकॉन स्टील हमने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि इसकी जो पारगम्यता होती है वो कैसा होता है, उच्च, कैसा होता है पारगम्यता, उच्च पारगम्यता इसका होता है ना। और इसमें हिस्टैरिसीस हानि कम होती है। कुल मिलाकर के जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो किस इस प्रकार से होता है ना, ऐसे ही होता है कि नहीं। ट्रांसफार्मर का कोर हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, हम इस पे वाइंडिंग लपेटते हैं ऐसे, तो जब इस पर लोड पड़ता है कॉपर वाइंडिंग पर तो ये हीट जनरेट करता है। क्या होता है, हीट जनरेट ये करता है ना, हीट जनरेट करता है। और फिर इसमें कोर हानि होता है। कोर हानि दो प्रकार के होते हैं, अगर एग्जाम में पूछे कि कोर लॉस कितने प्रकार के हैं तो कोर हानि दो प्रकार के हैं। पहला तो हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस हानि, दूसरा है भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि। अच्छा, भंवर धारा हानि को और किस नाम से जानते हैं मालूम है, इसको फोकॉल्ट लॉस के नाम से भी जानते हैं, जान लो अगर नहीं पता होगा तो। फोकॉल्ट हानि के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है ना, फोकॉल्ट हानि। देखना, भंवर धारा हानि जो है ये उष्मा उत्पन्न कराता है। ये क्या करता है, कोर में उष्मा उत्पन्न कराने के जिम्मेदार होता है ना। ये क्या कराता है, कोर में बेवजह हीट जनरेट कराता है जिससे कोर लॉस बढ़ता है। हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस का मतलब ही होता है पीछे हो जाना, पिछड़ जाना। हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है, पिछड़ जाना। इसीलिए सिलिकॉन जो स्टील है, सिलिकॉन स्टील जो है ये 3.6 से 4.8% है ना, वो सिलिकॉन स्टील होती है कोर में। सिलिकॉन स्टील प्लस 0.1% कार्बन की मात्रा,
बाकी सब लोहा, बाकी सब लोहा। यानी कि जब हम कोर बनाते हैं तो कोर में 0.3 से 4.8% हम सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं, 0.1% कार्बन मिलाते हैं क्योंकि मजबूती भी चाहिए, बाकी सब लोहा होता है। ठीक है ना। और इस जो कोर है, इस कोर का साइज होता है 0.35 mm से 0.5 mm, है ना। मोटी पतली पतली सीटें होती हैं। इन सीटों को CRGO प्रोसेस से, किससे, CRGO प्रक्रिया से कोर बनाई जाती है, प्रक्रिया से बनाई जाती है। तो ये सारी बातें जान लो, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। एल्यूमिनियम नहीं, टंगस्टन नहीं। टंगस्टन का प्रयोग हम करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए। किसके लिए? फिलामेंट हेतु, लोहा मशीनों की बॉडी बनाने के लिए, है ना, मशीनों की बॉडी बनाने हेतु और इंसानों की भी बॉडी बनाने हेतु, डंबल। ठीक है ना। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा लेवल का सवाल लेकर के आया हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल का सवाल। बहुत मेहनत करने के बाद ऐसा सवाल मुझे मिला है और न जाने मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा है, कहाँ कहाँ धक्का खाया हुआ है ऐसे सवाल के लिए। ठीक है ना। तो इस सवाल का कदर करिए। ऐसे सवाल आते हैं और आपको नंबर देते हैं, और एग्ज़ाम में जब आप नंबर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है ना, आपका सिलेक्शन होगा। विच ट्रांसफार्मर इज ऑफ्टन कॉल्ड बेरी टाइप? बेरी टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, किस ट्रांसफार्मर को बेरी टाइप ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है ना। ये आपका सवाल है। आयताकार क्रोड और कुंडली वाले ट्रांसफार्मर को बेरी टाइप कहते नहीं। बेलनाकार, वो भी कोस प्रारूप, कोस प्रारूप बेलनाकार। आप देख रहे हैं ये लंबवत है, वो भी गोले में, बेलन के आकार का। लेकिन आप ये देखते होंगे कि ये जो क्रोड है ना, कोर कैसा है? आयताकार। कोर कैसा है? आयत के आकार का कोर है ना। बेलना के, इसका जो कोर है वो आयत के आकार का है और जो लिंब है वो बेलनाकार है। लिंब कैसा है? लिंब है आपका बेलनाकार, बेलनाकार प्रकार का लिंब है और कोर है आयत के आकार का। देखना इसमें क्या होता है कि लिंब के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर लिंब में ही सेकेंडरी वाइंडिंग, इस प्रकार से इसको एडजस्टमेंट करके वाइंडिंग करी जाती है। और जब इसमें वाइंडिंग करके इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, सप्लाई से कनेक्ट करते ही ये उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है ये? मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। ये मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को गति करने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। देखना बहुत सारे इसमें आपको अलग अलग आयत के आकार का कोर दिख रहा है। हर कोर से चुंबकीय क्षेत्र ट्रैवल करेगा, गति करेगा, है ना। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को गति करने हेतु अनेक रास्ते होंगे, है कि नहीं? अनेक रास्ते होते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो लीकेज फ्लक्स है ना, जो लीकेज फ्लक्स है वो कम हो जाता है ना। वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लीकेज फ्लक्स कम हो जाता है। अगर मान लो ऐसा मान लिया जाए कि लीकेज फ्लक्स का मान बहुत ज़्यादा है, कोई ट्रांसफार्मर है, हम ऐसा मान लेते हैं कि लीकेज फ्लक्स का मान अधिक होने से क्या नुकसान होता है कि नहीं? लीकेज फ्लक्स से होने वाले नुकसान, लिखना होने वाले नुकसान क्या क्या हैं। पहला तो लिखना, अगर लीकेज फ्लक्स का मान अधिक हो जाता है ना, लीकेज फ्लक्स अधिक हो जाने से क्या होता है कि सबसे पहले तो इसकी दक्षता घट जाती है ना, और वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ जाता है
वोल्टेज ड्रॉप का भी मान बढ़ जाता है। और इसके अलावा ओवर हीटिंग का दिक्कत आता है, ओवर हीटिंग होती है। देखिए ना, ओवर हीटिंग कैसे होता है ना, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूंगा। ओवर हीटिंग कैसे होता है कि अगर लीकेज फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्स लीकेज ज़्यादा हो रहा है, तो जो फ्लक्स है वो जो अपने आसपास का जितना भी ट्रांसफार्मर का पार्ट होगा उस पार्ट में एडी करंट उत्पन्न कर देगा। एडी करंट एक प्रकार का हानि है हर पार्ट में, यानी कि इस कोर के आसपास का जो ट्रांसफार्मर का पार्ट है उसमें भंवर धारा हानि उत्पन्न होगा, और भंवर धारा हानि से क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। इसलिए लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ने से आपकी ट्रांसफार्मर या कोर ओवरहीट हो सकती है, वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ सकता है, दक्षता घट सकती है। आ गई बात समझ में, है ना। देखना इसके यूज ना, अगर आपसे कोई पूछे यूज कहाँ पर करते हैं, तो उच्च फ्रीक्वेंसी वाले हाई फ्रीक्वेंसी कार्यों के लिए, है ना, उच्च आवृत्ति कार्य हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, कार्य हेतु, तथा उच्च वोल्टता वाले ट्रांसफार्मर तथा उच्च वोल्टता वाले ट्रांसफार्मर में इसका यूज किया जाता है। और इतना ही नहीं, इन्वर्टर सर्किट में भी यूज करते हैं, पावर इन्वर्टर। किसमें? पावर इन्वर्टर में यूज करते हैं। देखना, पावर इन्वर्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सौर ऊर्जा प्रणाली, कौन सा? एक है सौर ऊर्जा प्रणाली और दूसरा है वो पवन ऊर्जा प्रणाली, पवन ऊर्जा प्रणाली, है ना। तो यहां पर इस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं पावर इन्वर्टर सौर ऊर्जा सिस्टम में, और टाइडल पावर सिस्टम में इसका यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी वाले कार्यों के लिए, और हाई वोल्टता वाले ट्रांसफार्मर के लिए इसका यूज करते हैं। लीकेज फ्लक्स का मान इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि फ्लक्स को, चुंबकीय क्षेत्र को गति करने के लिए अनेक रास्ते होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया हमने बिना चीरफाड़ का ही, और हर जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था ना, यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है मेरे भाई, कुछ भी इसका यूज पूछ लेगा, है कि नहीं। लीकेज फ्लक्स का मान कैसा होता है पूछ लेगा, है ना। फ्लक्स को गति करने के लिए कितने रास्ते होते हैं इसमें, तो लिखना अनेक रास्ते होते हैं, ठीक है ना। ये इसका है, और मेन तो यही है ना कि बेरी टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, ये हमारी कौन सी है, तो बेलनाकार कोस प्रारूप ट्रांसफार्मर ही बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इतना ही पोस्टमार्टम करेंगे, नहीं कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा नहीं। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर में प्राथमिक अनुरक्षण चिंता क्या है, जहां SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। देखना, जो सर्किट ब्रेकर है ना, सर्किट ब्रेकर का काम ही होता है सर्किट को ब्रेक करना, यानी कि तोड़ना, जब सर्किट में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तब। तो इसका काम है, मतलब चिंता करने वाली बात है कि समय के साथ जो SF6 गैस है, इस गैस का जो दाब है वो और इसकी ताकत कम होने लगती है। इसका जो दाब होता है वो 160, अच्छा ये तो उस पे होती है ना, नहीं इसका दाब के बारे में तो मत लिखो, लेकिन इसके सामर्थ्य के बारे में लिखना। इसकी सामर्थ्य होती है 30 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, 30 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, जो कि हवा से 2.5 से 3 गुना अधिक है। हवा से कितना है, 2.5 से 3 गुना अधिक होता है। इसकी कमी के कारण SF6 गैस का प्रहसन करना या प्रतिस्थापित करना, है ना, चेंज करना, कहने का मतलब यह है। अधिक समय हो जाने पर इसको रिप्लेस किया जाता है या इसको हैंडलिंग की जाती है SF6 गैस को। देखना, SF6 गैस वैसे यूज वहां पर करते हैं जैसे कि जो हमारी उच्च वोल्टता वाली लाइन है ना, उच्च वोल्टता वाली सब स्टेशन में, है कि नहीं, उच्च वोल्टता वाली सब स्टेशनों में। और हाई वोल्टेज वो जो 33 किलो वोल्ट से
800 किलो वोल्ट तक जो वोल्टेज लाइन है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। और इतना ही नहीं यार, और भी है, जैसे कि आपका ये हो गया ना मध्यम वोल्टता, मध्यम वोल्टता वाली जो हमारी सब स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन होते हैं ना, जहाँ पर 33 किलो वोल्ट होता है, वहाँ पर भी इसका प्रयोग हम आज के टाइम पर खूब करते हैं। सब स्टेशन के साथ साथ देखना संचरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सवाल ऑप्शन नंबर बी सही है इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलो, जब तक क्लास पूरा ना हो जाए ना, पूरा ईमानदारी से देखते रहना, बता रहा हूँ, पूरा ईमानदारी से देखना, भागना मत कहीं। ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी करने का अपना अलग अलग होता है नशा। ऑफलाइन में ये होता है कि जो भी डाउट होता है तुरंत आप पूछ लेते हैं, है ना, जो भी दिक्कतें आती है तुरंत आप पूछ लेते हैं, सर जी हमें ये प्रॉब्लम है, मास्टर साहब हमें ये दिक्कत है, ये हमें टॉपिक समझ में नहीं आया, है ना, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, SF6 क्या होता है। अभी ऑनलाइन में क्या करोगे, लाइव में आप कमेंट कर लोगे, हज़ारों बच्चों के कमेंट आते हैं, जिसका कमेंट हाईलाइट हो गया तो उसका जवाब मिल जाता है, बाकियों का जवाब तो नहीं मिल पाता इतना जल्दी, है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ ना। तो लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ने का अपना एक अलग ही चाहत होती है भाई, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ऑफलाइन में तो चैं पे करते रहते हैं, है ना, और फिर ऑनलाइन में तो बस अपना ठंडी का मौसम चल रहा है, रज़ाई के अंदर दबा के चुपचाप नोटबुक ले करके ईयरफोन लगा करके बिंदास देखो क्लास, कोई परेशान करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है ना। टीचर भी आप, स्टूडेंट भी आप, सब कुछ आप ही भाई, फ़ोन भी आपका, है कि नहीं। किस प्रकार की सिंगल फेज प्रेरण मोटर कम्यूटेटर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अरे भैया बिना देखे ही इसका आंसर बता सकता है कोई भी। प्रतिकर्षण मोटर, देखना जो हमारी प्रतिकर्षण मोटर होती है ना मेरे भाई, इसका कुछ खासियत है इस मोटर का, इसलिए मैंने ये डायग्राम लाया हुआ है। इसमें खासियत मुझे ये लगा कि एक ही चीज़ मुझे पसंद आती है कि इसकी टॉर्क जो है वो मैक्सिमम उत्पन्न होता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये वाली जो अक्ष आपको दिखाई दे रही है, इस अक्ष को कहते हैं स्टेटर का अक्ष, है ना। ये कौन सा एक्सिस है, स्टेटर का एक्सिस। और ये वाली जो एक्सिस आ रही है ये है आपका रोटर का एक्सिस, रोटर अक्ष, है ना। तो एक मैं यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा रहा हूँ, लिख लेना नोट पॉइंट। नोट में ये है कि स्टेटर अक्ष तथा रोटर का अक्ष, स्टेटर अक्ष तथा रोटर अक्ष 20 डिग्री या 45 डिग्री होने पर, 20 डिग्री या 45 डिग्री होने पर मोटर जो है ना दोस्तों वो उच्च टॉर्क उत्पन्न करती है, उच्च टॉर्क उत्पन्न करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिपल्सन मोटर जो है हमारी, ये मैक्सिमम टॉर्क कब उत्पन्न करेगा, तो जब स्टेटर का अक्ष और रोटर का अक्ष एक दूसरे के 20 डिग्री पर होंगे या 45 डिग्री पर होंगे, तब ये हाई टॉर्क उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना, हाई टॉर्क उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो एक बात ये भी आती है ना, एक बात ये भी आती है कि हाई टॉर्क जब उत्पन्न होता है, हाई टॉर्क जब उत्पन्न होता है तो ये कंडीशन होती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी होता है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसकी घूमने की दिशा को हम उस हिसाब से नहीं बदल सकते जिसे स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में बदलते हैं, है ना। तो इसकी घूमने की दिशा, जो हमारी मोटर की घूर्णन दिशा है, घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए हमें वो ब्रूस की स्थिति बदलना पड़ता है ना, ब्रूस की स्थिति बदलकर, ब्रूस की स्थिति बदलकर, मतलब कि ब्रूस की स्थिति कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि ब्रूस को अगर इधर आप शिफ्ट करोगे क्लॉकवाइज तो रोटर क्लॉकवाइज घूमेगी, ब्रूस की स्थिति को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, है ना।
एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। तो ब्रूस की स्थिति को शिफ्ट कर करके आप इसके रोटर के घूमने की दिशा को शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। आप चाहे ना कि दो फेज को आपस में इंटरचेंज हम कर दें तो ना ऐसा कुछ हो भी नहीं पाएगा। और ये भी है कि ये सिंगल फेज की रिपल्सन मोटर है ना, सोचना भी मत ऐसा कि हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे, चलिए सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। लेवल का क्वेश्चन भी है ना, और आजकल जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं सब में ठीक ठाक लेवल रहता है भैया। ये मत आप भ्रम में रहना कि प्रतिरोध की इकाई क्या है, एम्पियर किसकी इकाई है, ये सब सारी चीज़ें पूछना बंद कर दिया है कंपटीशन वालों ने, है ना। ठीक ठाक लेवल के देख रहे हैं सवाल कैसा आ रहा है। अल्टरनेटर में सर्पी वलय मतलब स्लिप रिंग का क्या महत्व होता है। आपके सामने मैं ये अल्टरनेटर की बॉडी लेकर के आया हूँ, ये है हमारी स्लिप रिंग, इसको हम कहते हैं स्लिप रिंग। और एक स्लिप रिंग मोटर भी होती है कि नहीं, स्लिप रिंग मोटर ही है। शाफ्ट पर स्लिप रिंग लगी होती है और स्लिप रिंग से हम इस प्रकार से उसके ऊपर ब्रश लगाते हैं कार्बन का कि बस वो टच होता रहे, थोड़ा थोड़ा वो टच होता रहे, इतना दबाव रखते हैं उस ब्रश में। तो एक ब्रश लगा देते हैं, फिर ब्रश के जरिए हमें आउटपुट यहाँ से पावर मिल जाता है। एक बात ध्यान रखना कि जब पूछे ना कि स्लिप रिंग किस धातु की बनती है तो ये फास्फोरस ब्रोंज की बनती है। किसकी बनेगी? फास्फोरस ब्रोंज की ये बनाई जाती है स्लिप रिंग। और स्लिप रिंग अलग अलग मशीन में अलग अलग तरीके से काम करती है, ये भी ध्यान रखना। डीसी जनरेटर में ये एसी को डीसी में बदलता है और एसी जनरेटर में इसका काम बदल जाता है ना। एसी उत्पन्न हुआ है और आउटपुट में एसी ही देगा, है ना, आउटपुट में एसी ही देगा। ये क्या है, हो गया, छोड़ो, ये अंदर जो पावर डेवलप हुआ है वो है ना। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में ये इसका क्या है, मेन काम है। और जो अल्टरनेटर होता है ना, इसमें कितने स्लिप रिंग लगेंगे ये भी एक बड़ा कॉमन सवाल है और बड़ा ट्रेंडिंग सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक ही बात ध्यान रखना, वो कौन सी बात है कि अगर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र घूर्णित हो तब 2 स्लिप रिंग लगेगी। कितना? 2 स्लिप रिंग। और अगर मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, स्थिर प्रकार का हो तब 3 लगेगा। कितना? 3 स्लिप रिंग लगेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि 3 फेज अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग लगेंगे, तो 3 स्लिप रिंग लगेंगे, है ना। अगर घूमने वाला कोई अल्टरनेटर है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, घूमने वाला हो, तब 2 स्लिप रिंग लगेगा। तो इसको भी ध्यान देना। इसमें कितने स्लिप रिंग लगे हैं? 2 लगे हैं कि नहीं? 2 स्लिप रिंग लगा है, मतलब ये कैसा है, यह आपका घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हो रही है। आई बात समझ में? आंसर क्या है? आंसर है प्रत्यावर्तित में इसकी आवश्यकता नहीं होती। अरे होती है भाई। यह निरंतर घूर्णन की सुविधा प्रदान करते हुए बाह्य सर्किट को रोटर वाइंडिंग्स को संयोजित करता है। हाँ, ये सही है, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला देखना कि विच पैरामीटर इज नॉट यूज्ड इन कैलकुलेटिंग पोल पिच। बताना कि पोल पिच की गणना में किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि पोल पिच होता क्या है। सबसे पहले तो आपको यही जानना जरूरी है, पोल पिच होता क्या है। ये देखो, इसको हम कहते हैं पोल पिच। मतलब कि मोटर का या जनरेटर का 2 स्लॉट होगा इस प्रकार से। ये देखो 2 स्लॉट है, इस स्लॉट में आपने क्या डाला है, कॉइल डाल रखा है ना। तो 2 पोल के बीच की दूरी को ही हम कहते हैं पोल पिच। इसी को हम कहते हैं पोल पिच, है ना। और यहाँ पर 2 लीड होंगे। लीड अगर मान लो मैं S1 और S2 नाम दे दूँ तो 2 लीड हो गया, है ना। इनसाइड, ये आउटसाइड, ये कॉइल आउटसाइड है और ये है कॉइल इनसाइड।
ठीक है ना, दो पोल के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। अच्छा, कौन सा पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, अगर इसको हम जान लें तो हम ये जान सकते हैं कि इस पैरामीटर का यूज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। जैसे कि यांत्रिक डिग्री अगर मैं देखूं पोल पिच का, यांत्रिक डिग्री, तो यांत्रिक डिग्री कितना होता है इसका 360 बटा ध्रुव की संख्या, यही होती है ना, ध्रुवों की संख्या। और अगर मैं वैद्युतिक डिग्री देखूं तो वैद्युतिक डिग्री जो होता है वो बस 180 डिग्री बटा ध्रुवों की संख्या होती है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि कॉमन है, वो है पोल की संख्या। तो पोल की संख्या का यूज किया जाता है कि कितने पोल हैं मोटर में, है ना, उसके अकॉर्डिंग मोटर की स्पीड हम पता करते हैं, मोटर की स्पीड निकालते हैं। तो पोल की संख्या इसमें यूज की जाती है। लेकिन फील्ड वाइंडिंग की संख्या कितना है इससे हमें मतलब नहीं है, पोल पिच से, है ना। और पोल पिच जो होता है ना मेरे भाई, जो पोल पिच होता है ये टोटल दो प्रकार के होते हैं, ये भी जानना। एक होता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग और जो दूसरी होती है वो होती है लॉन्ग पिच वाइंडिंग। चलो इतना आ गया तो आगे भी बता ही देता हूं कि जो हमारी लॉन्ग पिच वाइंडिंग होती है ना, इसका काम अक्सर हम स्पार्किंग को कम करने के लिए करते हैं, है ना, स्पार्किंग कम करने के लिए यूज करते हैं और इससे हमें कम ईएमएफ प्राप्त होता है ना। लॉन्ग पिच से ईएमएफ अधिक प्राप्त होता है, कम नहीं, अधिक प्राप्त होता है। साथ ही साथ शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, ये हार्मोनिक्स को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। ये क्या करता है, हार्मोनिक्स को कम करता है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ ये भंवर धारा हानि को भी कम करता है, भंवर धारा हानि, हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस हानि इसको भी ये कम करता है ना, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। और इसके अलावा शॉर्ट पिच वाइंडिंग से कॉपर की बचत होती है ना। बहुत सारे फायदे हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग के और लॉन्ग पिच वाइंडिंग के, अपना अपना अलग अलग इसका फायदा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक छोटा सा है, देखना, डरना मत, एक छोटी सी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर विच ए प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज 400 वोल्ट है। प्राइमरी वाइंडिंग में 150 टन्स है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टन्स होंगे। बड़ा आसान सा सवाल है, देखना, बिना पेन कॉपी का आप इसको हल कर सकते हैं। देखना, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना है 220 और सेकेंडरी वाइंडिंग का है 400, मतलब कि लगभग आपको डबल दिख रहा है कि नहीं, प्राइमरी से सेकेंडरी का लगभग डबल वोल्टेज है। तो इसमें बोला जा रहा है कि वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टन्स पे, कि कितने फेरों की संख्या है। तो फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर 220 वोल्ट है, मान लो 150 टर्न है तो 220 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, 400 वोल्ट उत्पन्न करने के लिए कितने टन्स हम दे सकते हैं, तो लगभग 300, यानी कि 150 का 2 गुना कितना होगा 300। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अगला देखो, केबल रोधन के लिए प्रयुक्त सामग्री के संबंध में असंगत अवयव की पहचान करें। रबड़ खनिज यौगिक केबल का इंसुलेशन के लिए इस सामग्री का यूज किया जाता है ना, इसका यूज किया जाता है। वार्निश कैम्ब्रिक का भी यूज करते हैं इंसुलेशन के लिए ही, संसेचित कागज का भी यूज करते हैं। और इस इंसुलेशन का, ये इंसुलेशन जो है ये ए प्रकार का, ए श्रेणी का इंसुलेशन होता है और इसका टेम्परेचर होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, है ना, वार्निश कैम्ब्रिक। आंसर जो होगा ना, अरे रुक जा भाई, वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्ती इस्पात, गैल्वेनाइज्ड स्टील। गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखना कि परिक्रामी क्षेत्र प्रकार के निर्माण वाली तुल्यकालिक मोटर में, है ना, इस सिंक्रोनस मोटर में कौन सा भाग स्थिर रहता है, मतलब कि कांस्टेंट
मतलब कि कांस्टेंट रहता है, तो वो आपका आर्मेचर है। और आर्मेचर को अगर मैं ये कह दूं ना स्टेटर, तो ये गलत नहीं होगा, स्टेटर, क्योंकि स्टेटर ही आर्मेचर है, आर्मेचर ही स्टेटर है, जो कि सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। किसकी? सिलिकॉन इस्पात की बनाई जाती है ना। देखना आर्मेचर क्या बोल रहा है, आर्मेचर को हम स्थिर रख रहे हैं। अगर आर्मेचर को मान लो कि मैं स्थिर रख भी देता हूं तो कुछ न कुछ मुझे फायदा मिलेगा, तभी तो मैं रख रहा हूं। तो क्या फायदा होता है? देखना फायदा, लाभ हमें ये मिलता है, लाभ मिलता है कि पहला कि यांत्रिक बेहतर, मतलब कि जो मैकेनिकल रूप से ना, अब देख लो यार, सिंपल सी बात है, समझने का प्रयास करो कि इतना बड़ा हमारा अल्टरनेटर है ना, इतना बड़ा हमारा क्या है, अल्टरनेटर है। तो इतने हैवी अल्टरनेटर का हैवी स्टेटर होगा, हैवी आर्मेचर होगा, तो इतना हैवी आर्मेचर को घुमाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अगर आप मान लो घुमा भी सकते हैं किसी भी प्रकार से, तो बहुत कम स्पीड से घूमेगा, है ना। तो यांत्रिक स्थिरता, यांत्रिक स्थिरता हेतु कुल मिलाकर के ये चुपचाप रहेगी अपने जगह पर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा, ठीक है। तो यांत्रिक स्थिरता हेतु सबसे पहला लाभ। और दूसरा जो लाभ है वो ये है कि बाहरी सर्किट से, बाहरी परिपथ से संयोजित होना आसान है ना, जुड़ना आसान होता है। भाई कनेक्शन आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है यांत्रिक स्थिरता हेतु बाहरी परिपथ से जुड़ना आसान है। और फिर रोटर में ब्रूस की संख्या कम पड़ेगी, रोटर में ब्रूस की निम्न आवश्यकता, ठीक है ना, निम्न आवश्यकता, ठीक है। तो आंसर क्या है, आर्मेचर है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर करेंगे? तो फील्ड वाइंडिंग करते हैं हम रोटर पर। कहाँ पर? रोटर स्लॉट में हम फील्ड वाइंडिंग करेंगे, है ना। तो ये होता है आपका विच पार्ट रिमेन्स स्टेशनरी इन द सिंक्रोनस मोटर, है ना, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द रिवॉल्विंग फील्ड टाइप। 190 नंबर, 100 बोल रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ए टर्न्स रेशियो इन ए ट्रांसफार्मर। क्या इंपॉर्टेंस है टर्न्स रेशियो का, है ना, फेरा अनुपात का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है। अरे यार मैंने तो आज तक यही सुना था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस रेशियो, ये फेरा रेशियो क्या है फेरा अनुपात क्या है। देखना एक बात तो ये हमें ये फेरा अनुपात ये बताता है कि फेरा अनुपात से ही हम पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप वाला है कि स्टेप डाउन वाला है, मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर है कि वोल्टेज को घटाने वाला ट्रांसफार्मर है ना। देखिए फेरा अनुपात को अगर मैं ये कह दूं ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है आपका, इसको के से लिखा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज बटा प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज, सेकेंडरी टर्न्स बटा प्राइमरी टर्न्स, लेकिन करंट जस्ट उल्टा होता है ना। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट और प्राइमरी वाइंडिंग का करंट ये होता है आपका। इसमें से देखिए आप टर्न्स की संख्या है, वोल्टेज भी है और करंट भी है, तो आंसर क्या होगा, दक्षता वाला तो होगा नहीं। प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टता के अनुपात को इंगित करता है, ट्रांसफार्मर के भौतिक आकार को नहीं करता। ये भौतिक आकार फ्रीक्वेंसी से जरूर फर्क पड़ जाता है, यह ट्रांसफार्मर की शक्ति रेटिंग निर्धारित करता है, नहीं ये निर्धारित नहीं करता। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज को इंगित करता है, ये देखो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स को इंगित करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट को इंगित करता है ना। और एक होती है हमारी वो इम्पीडेंस रेशियो, प्रतिबाधा अनुपात, प्रतिबाधा अनुपात होता है अंडर रूट
सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस बटा प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस, है कि नहीं। और एक बात ये भी जानना, लिख लेना आप लोग कि जो हमारी वितरण ट्रांसफार्मर होती है, जो वितरण ट्रांसफार्मर होती है, इसमें इम्पीडेंस रेशियो का मान लगभग 4% होता है, लगभग 4% के करीब होता है ना। तो इम्पीडेंस रेशियो लिख लेना, ये बड़ा ज़रूरी काम है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि 3 फेज अल्टरनेटर के लिए फेज निष्पादन परीक्षण की क्या सार्थकता है। 3 फेज का एक अल्टरनेटर है, लोड निष्पादन परीक्षण है ना, लोड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। देखना किसी भी अल्टरनेटर में जब हम लोड परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रत्यावर्तक है, प्रत्यावर्तक अपनी पूर्ण क्षमता पर काम कर रहा है कि नहीं, पूर्ण क्षमता पर कार्यरत है या नहीं, है ना। इसका हमें पता चलता है, लोड निष्पादन परीक्षण से ये पता चलता है कि अल्टरनेटर अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्यरत है कि नहीं है, या फिर हम संभावित दोष का कारण इसका भी पता लगा सकते हैं। हमारी अल्टरनेटर ओवरहीटिंग अगर हो रही है तो ओवरहीटिंग का भी पता लगा सकते हैं, है ना। दक्षता का भी पता लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के परिवर्तित लोड को हैंडल करने के लिए अल्टरनेटर की क्षमता का आकलन करता है। अल्टरनेटर की क्षमता का ये क्या करता है, आकलन करता है ना। तो सारे ये जो कार्य है इसके द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है। और लोड निष्पादन परीक्षण के द्वारा हम वोल्टता विनियमन का भी पता लगा सकते हैं। वोल्टता विनियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन का भी पता लगा सकते हैं लोड निष्पादन परीक्षण के द्वारा। तो देखना बहुत ज़रूरी होता है लोड निष्पादन परीक्षण। आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। देखना यार पीडीएफ बहुत अच्छा आएगा इसका, है ना, बहुत शानदार दिख रहा है, दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। जो भी लिखा है मैंने सब कुछ है, हूबहू कुछ भी नहीं मिटा हुआ है। देखिए आगे, 3 फेज वाले प्रेरण मोटर के संदर्भ में स्लिप स्पीड शब्द का अर्थ क्या है। आज मैं आपको स्लिप के बारे में ना वो कंटेंट दूंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। वह गति जिस पर चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है, या रोटर की यांत्रिक चाल है, या तुल्यकालिक चाल और रोटर चाल के बीच का अंतर है। स्लिप तो हमें सबको पता है कि यही होता है स्लिप, है ना। चुंबकीय क्षेत्र किस स्पीड से घूम रही है और रोटर किस स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना। अब एक देखिए क्या होता है कि जो 3 फेज वाली जो 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर होती है, इसमें जो स्लिप का मान होता है ना वो तो 2 से 5% के बीच होता है। कितना होता है, 2 से 5%। लेकिन जो बड़ी मोटरें होती हैं, बड़ी मोटरों का जो स्लिप होता है वो 0.5 रखा जाता है। आप कहेंगे कि सर जी मनमर्जी है क्या। नहीं भाई साहब, मनमर्जी नहीं है। इसलिए क्योंकि हम कॉपर लॉस को कम करना चाहते हैं। कैसे कॉपर लॉस कम होगा, वो इस प्रकार से होता है कि देखना, हम हमेशा से यही चाहते हैं कि स्लिप का मान कम से कम हो, यही तो चाहते हैं हम। तो अगर मान लो निम्न स्लिप है, निम्न स्लिप पर निम्न स्लिप पर जो रोटर करंट होता है, रोटर धारा जो होता है वो आर्मेचर धारा के बराबर हो जाता है। आर्मेचर धारा के बराबर नहीं, अनुक्रमानुपाती हो जाता है। कैसा होता है,
आर्मेचर करंट के अनुक्रमानुपाती। अगर आर्मेचर में करंट का मान कम है तो रोटर में भी करंट का मान कम होगा। किस स्थिति में? जब स्लिप निम्न होगा, है ना। मतलब कि आर्मेचर का करंट कम है तो आर्मेचर में कॉपर लॉस कम होगा, है ना। इसी प्रकार से रोटर वाइंडिंग में भी रोटर कॉपर लॉस कम होगा। तो स्लिप का मान हमेशा हम कम से कम रखना चाहते हैं ताकि रोटर में कॉपर लॉस का मान कैसा हो? कम से कम हो। इस प्रकार से मोटर की जो दक्षता है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। आ गई बात समझ में? स्लिप का मान बड़ी मोटरों में 0.5 रखा जाता है जब मोटर को डिजाइन किया जाता है, जब मैन्युफैक्चर किया जाता है ना, बनाया जाता है उसी टाइम पर। और 3 फेज स्क्वायर केज मोटर में 2 से 5% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और जनरली आपने ऐसा देखा भी होगा कि अगर स्लिप 0 हो गया तो मोटर खटाक से रुक जाती है, मोटर तुरंत रुक जाती है। स्लिप अगर 0 हो गई तो सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब कि रोटर की वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग में किसी भी प्रकार का कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा और ईएमएफ जैसे ही 0 होगा तुरंत से करंट 0 हो जाएगी। तुरंत से क्या होगी? करंट 0। करंट 0 तो रोटर का चुंबकीय क्षेत्र 0, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 तो टॉर्क 0। और टॉर्क क्या है? एक घुमाव बल है, रोटर को जो घुमाता है। अब घुमाने वाला बल ही अगर खत्म हो गया मोटर में तो रोटर घूमेगी कैसे? जायज़ सी बात है ना। इसलिए थोड़ा सा स्लिप हम रखते हैं। अब देखे होंगे आपने ना कि सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वो सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, कोई स्लिप नहीं होता। इसीलिए उसको रोटर को अलग से एक्साइट करते हैं हम पोनी मोटर के द्वारा, है ना, घुमाते हैं शाफ्ट को, तब जाकर के वो चलती है, सेल्फ स्टार्ट करते हैं 3 फेज देने के बावजूद भी। तो ये कहानी है टोटल। एक बड़ा आसान सा सवाल है कि स्टेटर स्लॉट वाली 3 फेज 6 पोल एसी प्रत्यावर्ती धारा मशीन के लिए पोल पिच की गणना क्या क्या है? 24 स्टेटर स्लॉट है, 6 चौके 24, 4 ऑप्शन डी करेक्ट है ना। भाग दे देना, आ जाएगा। बढ़िया एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखना थोड़ा, है ना। इन ए स्टीम पावर प्लांट हाई प्रेशर स्टीम इज प्रोड्यूस इन द बॉयलर आफ्टर फ्यूल combustion, where is this steam directed to continue the power generation process, है ना। पावर जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है कि एक स्टीम पावर प्लांट है ना, और बॉयलर में हमने स्टीम तैयार किया। वो स्टीम बॉयलर में तैयार होने के बाद कहाँ जाती है ना, फिर विद्युत उत्पादन होता है तो वो जाती है टरबाइन के पास। किसके पास जाती है? टरबाइन के पास। अब देखना, ये पूरा इसको हम कहते हैं रैंकाइन चक्र, इसको कही जाती है रैंकाइन चक्र। जो हमारी एनटीपीसी प्लांट होता है, जो रेलवे वाली एनटीपीसी नहीं है, नेशनल थर्मल पावर जनरेशन वाली जो हमारी स्टेशन होती है उसको एनटीपीसी कहते हैं, जहाँ पर कोयला का प्रयोग करके हम भाप तैयार करते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं। अब देखिए, ये जो पूरा साइकिल होता है इसको रैंकाइन साइकिल कही जाती है। यहाँ से आपका बॉयलर है, ये देखो, ये क्या है? बॉयलर है। बॉयलर में हमने कोयला डाल करके पानी को खौलाया और बन गया स्टीम। ये जो स्टीम है हाई प्रेशर के साथ कहाँ पर जा रही है? टरबाइन के पास। कहाँ जा रही है? टरबाइन पर जा रही है। इसका जो स्टीम का प्रेशर होगा ना वो होगा आपका 160 से 180 बार, है ना, यानी कि लगभग 2320 से कितना हो जाएगा? 2600 तक, है ना, 2610 psi। इस प्रेशर के साथ यहाँ से जो स्टीम है वो टरबाइन में जाएगी और टरबाइन क्या उत्पन्न करेगा? यांत्रिक शक्ति। क्या उत्पन्न करेगा? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेगी। यह यांत्रिक ऊर्जा किसको चलाएगा? जनरेटर को चलाएगा। जनरेटर क्या उत्पन्न करेगा? जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? जनरेटर विद्युत का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से विद्युत का उत्पादन होता है और यहाँ से आपको दिख रहा है टावर, है ना, और टावर के जरिए इसको ट्रांसमिट कर देते हैं जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ। तो कुल मिलाकर के ले दे करके मामला यही है। 100 बात की एक बात कहूँ मैं तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टीम पावर प्लांट में, मतलब एनटीपीसी में, है ना, जो बॉयलर होता है, बॉयलर में
स्टीम तैयार हुआ, वो स्टीम कहाँ जाती है? तो वो स्टीम जाती है टरबाइन में, और टरबाइन घूमता है, और जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन से कनेक्ट होता है हमारा इंजन, है ना, मतलब कि जनरेटर, और जनरेटर घूमेगी, जनरेटर जैसे ही घूमेगा तो करंट बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से करंट बनता है। हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एनटीपीसी पावर प्लांट है ना, बहुत बड़ा पावर प्लांट है। यहाँ से पूरे जितने इंडिया में जहाँ पर आप देखोगे ना, जहाँ भी टावर लाइन आपको दिखेगी, बस समझ जाना कि वो एनटीपीसी का ही है, ठीक है ना। अच्छे लेवल का सवाल एक है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो राइट है। ऑप्शन नंबर ए बोला जा रहा है कि परिपथ वियोजकों के रिमोट कंट्रोल के लिए विमोचन कुंडली, जिसको ट्रिप कॉइल कहते हैं, छोटी परिनालिका होती है जो या तो एसी या तो डीसी आपूर्ति द्वारा संचालित होती है। बात तो सही है यार, बिल्कुल बात सही है। देखना, कहने का मतलब कि एक हमारा सर्किट ब्रेकर है जो सब स्टेशन में लगता है, ट्रांसमिशन लाइनों में लगती है, वो वाली सर्किट ब्रेकर है ना। उस सर्किट ब्रेकर में एक ट्रिप कॉइल है। ट्रिप कॉइल का काम ये होता है कि ट्रिप कॉइल का काम होता है कि सर्किट में अगर किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट है, जैसे ओवरलोड हो गया, हाई करंट का केस हो गया, या फिर आपका ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ट्रिप कॉइल तुरंत चार्ज हो जाएगी, और चार्ज होती एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट होते हैं ये वाले ये जो जुड़ते और हटते हैं, तो इस वाले कॉन्टेक्ट को इस ट्रिप कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो खींचेगा, चुंबक खींच लेगा, है ना, खींचेगा जोड़ेगा, खींचेगा जोड़ेगा, यही इसका काम होता है ना। तो ये जो है ना, ये ट्रिप कॉइल या तो एसी से चलेगी, एसी का तो मुझे पता नहीं है, सिंगल फेज से चलती होगी 230 वोल्ट से, लेकिन डीसी से चलेगी तो 125 वोल्ट डीसी से चलती है, या इससे अधिक वोल्टेज से ये ऑपरेट होती है, ठीक है ना। तो ये बात सही है, मतलब कि ट्रिप कॉइल सर्किट ब्रेकर को एक कमांड देता है और सर्किट ब्रेकर्स को ट्रिप कराती है, ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि न्यून वोल्टेज मतलब अंडर वोल्टेज रिलीज कॉइल का उपयोग सर्किट ब्रेकर प्रणालियों में किया जाता है, हाँ, जहां असामान्य रूप से उच्च वोल्टता का पता लगाना और उसको पृथक करना आवश्यक होता है। नहीं, अंडर वोल्टेज से नहीं होता यार, अंडर वोल्टेज नहीं, उच्च वोल्टेज जो है ना, ये ओवर वोल्टेज रिलीज कॉइल के लिए उच्च वोल्टेज होता है। निम्न वोल्टेज अंडर वोल्टेज, मतलब कि ये कहानी कुल मिलाकर के गलत है। ऑप्शन नंबर ए बस सही है, केवल ए सही होगा, है ना, डी नंबर वाला, ठीक है ना। बड़ा तामझाम है इसमें, और वैसे भी गलत है, आप खुद देख लो, पढ़ करके देख लो आप, है ना। ऑप्शन मैंने तो देखा हुआ है। What is the effect of changing any two lead connected to the stator of a 3-phase induction motor? 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर से जुड़ी किसी भी 2 लीड को बदलने का क्या प्रभाव होता है। मतलब कि 3 फेज का मोटर है, आर वाई बी, है ना, आर के जगह वाई कर दो, वाई के जगह बी कर दो, या आर के जगह बी कर दो, बी की जगह आर वाई कर दो, कोई भी 2 फेज को आपस में इंटरचेंज कर दो। ऐसे में होता ये है, देखना कि जैसे कि हमारी मान लो कि 3 फेज की मोटर है ना, तो 3 फेज होगा, 3 वाइंडिंग होगी, तो एक वाइंडिंग होगा आर का, वाई का, तीसरा बी का। ये दोनों, ये तीनों 120 डिग्री पर ये स्थापित होते हैं। जब भी मान लो कि R के जगह अगर मैं Y कर देता हूं और Y के जगह B कर देता हूं, तो ऐसे में होता यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। दिशा क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है ना। और परिवर्तित हो जाने से ये तुरंत टॉर्क जो है ना, घुमाव बल दूसरे अपोजिट साइड में लगने लगेगा, और जिस साइड में घुमाव बल लगेगा उसी साइड में रोटर घूमेगी, है ना, जाहिर सी बात है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलते हैं हम, फेज को बदल करके, है ना। गलत है, घूर्णन दिशा को रिवर्स कर देगा, यानी कि मोटर घूम जाएगी।
ठीक है ना। नेक्स्ट, गैसीय आयनन को दबाने के लिए गैस से भरे केबलों में सामान्यतः किस प्रकार की गैस का उपयोग किया जाता है? ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 होता है। और हाँ, इसमें देखना एक केबल भी दिया गया है अंडरग्राउंड वाली, जिसमें ऑयल भरी हुई है, गैस वाली, तेल वाली है। ये कौन सी है? तेल वाली, लेकिन क्वेश्चन गैस वाली है, इससे भी समझ सकते हैं। इसमें जिस डक्ट में तेल भरा हुआ है ना, या तो इस पे नेफ्था ऑयल होगा या पैराफिन ऑयल, नेफ्था या पैराफिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि खनिज तेल कुल मिलाकर के। कौन सा तेल? खनिज तेल, जो ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। लेकिन गैस के लिए अगर समझना हो तो मान लो इस डक्ट में अब गैस होगा, इस गैस का प्रेशर कितना होगा? 7 से 8 बार, 7 से 15 होता है ना, 7 से 15 बार। बार क्या है? इसकी यूनिट है, ध्यान रखना, प्रेशर की, है ना। 7 से 15 बार इतना प्रेशर के साथ ये इसमें होता है। और SF6 गैस का काम होता है कि आर्क को शमन करना। इसका काम क्या होता है? आर्क का शमन करना। आर्क का शमन करना यानी कि स्पार्किंग को कम करना, बेसिकली इसका क्या होता है? काम होता है SF6 गैस का, ठीक है ना। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज राइट आंसर। आगे बढ़े, 2-3 सवाल और बचा हुआ है बस। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंस्पेक्टिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग मेंटेनेंस? हाँ, सही बात है। अनुरक्षण के दौरान सिंगल फेज प्रेरण मोटर के विद्युत रोधन प्रतिरोध यानी कि इंसुलेशन की बात कर रहा है, उसका निरीक्षण किया जाता है। मेन पर्पज क्या है निरीक्षण करने का? मोटर की चाल, अरे चाल से तो कोई इंसुलेशन रेजिस्टेंस का दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। मोटर वाइंडिंग की अवस्था का आकलन करना, मतलब कि जो मोटर वाइंडिंग है उसकी पोजीशन या उसकी कंडीशन ठीक ठाक है कि नहीं है ना। हीट को झेल सकता है कि नहीं झेल सकता, सारी चीज़ें कर सकता है, इंसुलेटेड है अच्छे से कि नहीं है उसको। अगर मान लो नहीं है तो उसको वार्निश किया जाता है या फिर धूप में सुखाया जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है विद्युत रोधन इंसुलेशन। विद्युत रोधन इंसुलेशन, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है किलोवोल्ट प्रति एमएम में, है ना। इसकी सामर्थ्य किस में होती है? सामर्थ्य को व्यक्त किया जाता है किलोवोल्ट प्रति एमएम में, है ना। यानी कि ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, किस पर? वो भी किलोवोल्ट पर। को न्यूनतम करने और वाइंडिंग के दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैक पिच और फ्रंट पिच का उचित समायोजन आवश्यक है। बैक पिच और फ्रंट पिच, है ना। बैक पिच और फ्रंट पिच, देखो यार, बैक पिच और फ्रंट पिच वाइंडिंग पर यांत्रिक प्रतिबल के लिए उसके हिसाब से हम लोग ये करते हैं बैक पिच, और डीसी मोटर में ये होता है ना। लास्ट है कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, 2 सर्किट ब्रेकर है देखना। एक है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर की तुलना में लो ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? बहुत सारे लाभ हैं लो ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज करने का। पहला लाभ देखना, पहला लाभ कि स्थापना आसान है। स्थापना कैसा है? आसान है ना। क्योंकि यार लो ऑयल यानी कि कम ऑयल वाला सर्किट ब्रेकर है, तो ऑयल कम है तो साइज भी कम होगा, छोटा होगा, तो उसको आसानी से स्थापित कर सकते हैं। और दूसरा है निम्न ऑयल की आवश्यकता, और तीसरा है आग का कम खतरा, ठीक है ना। और चौथा है कम अनुरक्षण या कम देखभाल। तो ये कई सारे इसके फायदे हैं। इसके लिए अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है, नहीं, अधिक स्पेस इसके लिए चाहिए। इसमें ब्रेकर का भार अधिक नहीं कम होगा यार, क्योंकि लो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, छोटा साइज होगा। इसमें आग लगने का खतरा बढ़ जाता नहीं,
आग लगने का खतरा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है, बल्क का मतलब है कि बहुत हीट वाला सर्किट, हीट ऑयल है और हीट के कारण आग तो लगेगा, तो आग लगने का खतरा किस में है? बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में। इसमें अनुरक्षण की समस्या कम होती है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। और ये भी सारे आंसर हैं इसके, है ना। अगले बार एग्जाम में अगर ये ना पूछे, इनमें से कोई ऑप्शन में आ जाए तो इसमें से भी आप लोग सही कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, सब कुछ हो गया क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। देखो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हमने और हर क्वेश्चन देखना नेक्स्ट लेवल का था, है ना। मज़ा आ गया सॉल्व करा करके, मुझे आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने शुरू में बोला था कि फीडबैक ज़रूर देना कि क्लास कैसा लगा। डेली सुबह 8 बजे क्लास देखने आना। ये मैराथन क्लास यूं ही लगातार 50 दिन तक चलती रहेगी दोस्तों। 50 दिन मीन्स आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना। अभी ये संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल वाला आ गया है ना नोटिफिकेशन, तो 50 दिन तक में तो एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी। 1 महीना आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा और 1 ही महीने में एग्ज़ाम हो जाता है। पिछली बार ऐसे ही हुआ था, है ना। और बीच में अभी देखना और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा इसका लाइन परिचालक की जब नोटिफिकेशन आएगा तो, ठीक है। तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो गाइज चलिए मिलते हैं कल सुबह फिर से। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और तैयारी लगातार करते रहिएगा। थैंक यू।